हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सम्राट। आइए शुरू करते हैं अपना केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक आ चुका पेपर, क्योंकि आपके काफ़ी सारे रीजन्स में एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये पेपर एक रीजन में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर उस रीजन का नाम लिखा हुआ था, मैंने वो हटा दिया। बाकी आपको पेपर इस तरह से सोल्व करना है जैसे आपके सामने आज रियल पेपर आ गया हो। पेपर को सोल्व करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें इससे क्या मिलता है, रिवीजन हमारा अच्छा हो जाता है, हमें पेपर को सोल्व करने की अप्रोच समझ में आ जाती है, और हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं जो कि पेपर को बेहतर करने में हमें मदद करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। देखो, आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। 3 घंटे आपको पेपर को सोल्व करने के लिए मिलेंगे और 80 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होंगे। सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें एक फिगर आपको दिखाई गई है ABCDEF। इसमें काफ़ी सारी फिगर के अंदर काफ़ी सारे डायग्राम्स हैं। वेरियस सेल फॉर्म, जो कि ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स है उसकी फॉर्म दिखाई गई है, किस किस तरह की ह्यूमन बॉडी में सेल्स होती हैं। ठीक है, तो ABCDE and F आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। एक सेकेंड में पेन की थोड़ी मात्रा पतली कर लूँ। तो बेसिकली दीज आर दी टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द गिवन सेल्स। तो इनमें से कौन सा गलत सेंटेंस है वो आपको बताना है। ये कहता है कि जो डी डायग्राम है वो हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो डी सेल जो दिखाई गई है, आपको इसके बारे में देखो, यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं। पेपर में हम इस क्वेश्चन से क्या करके आएंगे, हमें इन सारी ही सेल्स के बारे में अलग से पढ़ना है। पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। अब डी के बारे में कहा गया है कि ये हेल्प करती है किसमें, कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, मतलब पानी को ले जाने, प्लांट के अंदर पानी को ले जाने की में मदद करती है। आपको क्या बताना था, आपको इनकरेक्ट बताना था। ये वेरियस सेल किसकी है, कहाँ से ली है हमने, कहाँ से उठाई है, हमने उठाई है ह्यूमन बॉडी से। क्वेश्चन में कह दिया, ऑप्शन ए में क्या कह दिया, प्लांट्स में। क्या ये प्लांट्स की सेल्स की बात हो रही है? स्टार्टिंग में ही गलत बात कर दी, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो गया। इमेज में जो शो किया गया है वो ह्यूमन बॉडी सेल्स हैं। ठीक है, सेल डी इज अ स्मूथ मसल सेल है, जो कि सॉरी शायद मेरी आवाज़ कट गई थी। तो ये एक क्या है, ये एक ह्यूमन बॉडी सेल है। प्लांट में ये कोई पानी कंडक्ट नहीं करती। ठीक है, बी पर आए एफ, जो एफ आपके सामने है, ये क्या है, ये स्पर्म सेल है, मेल गैमेट में पाई जाती है। ऑप्शन सी कहता है बी रिप्रेजेंट्स स्मूथ मसल फाइबर्स इन्वॉल्व इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट, बिल्कुल सही है। और डी जो है रिप्रेजेंट करती है रेड ब्लड सेल्स को। तो ये सभी चीज़ें सही लिखी हुई है, लेकिन ऑप्शन डी में जो है ये क्या करता है, प्लांट में वाटर कंडक्ट नहीं करती, क्योंकि जो डी है ये क्या है, मसल। ये आपकी जो डी सेल है ये ह्यूमन बॉडी सेल है, और यहाँ पर कह दिया है प्लांट की बात, तो ये गलत हो गया। डायग्राम ऑफ पेरेन्काइमा का आपका डायग्राम आपके सामने एनसीईआरटी में गिवन है। इसके बिहाफ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अबोव टिश्यू। तो ऊपर जो टिश्यू दिया गया है, जो डायग्राम दिया गया है, उसके बिहाफ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है। पहला कहता है कि द सेल ऑफ द अबोव टिश्यू आर लिविंग एंड आइसोडायमेट्रिक। तो आइसोडायमेट्रिक है और लिविंग टिश्यू है। दूसरा कहता है द सेल्स आर टाइटली पैक्ड। तीसरा कहता है द सेल्स आर प्रेजेंट इन द सॉफ्ट एरियाज ऑफ द स्टेम एंड लीव्स एंड फ्रूट्स। और फोर्थ कहता है द टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। तो इनमें से कौन सा सही होगा? देखो, फर्स्ट लाइन अपने आप में बिल्कुल सही कह रही है कि जो सेल है, ऊपर जो आपको टिश्यू की सेल दिखाई गई है, ये क्या है, लिविंग है और आइसोडायमेट्रिक है। ऑप्शन ए फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। और थर्ड लाइन जो कह रही है, थर्ड ऑप्शन जो कह रहा है कि द सेल्स आर प्रेजेंट इन द सॉफ्ट एरियाज ऑफ स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट्स, तो ये भी लाइन सही है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए फर्स्ट, बी फर्स्ट एंड थर्ड। तो बी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड। देखो, एक पर्सन ने एक्सीडेंट बहुत गंदी तरह से देख लिया, उसके 2 हड्डियाँ टूट गई हाथ की। बेसिकली टूटी नहीं, डिसलोकेट हो गई, अपनी जगह से हिल गई। विच अमंग द फॉलोइंग में बी द पॉसिबल रीज़न। तो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा रीज़न, देखो यहाँ पे है ना, रीज़न होगा, कौन सा रीज़न हो सकता है। ऑप्शन ए कहता है टेंडन ब्रेक हुआ उसका। बी कहता है ब्रेक ऑफ स्केलेटन मसल। सी कहता है लिगामेंट ब्रेक हुआ होगा। या डी कहता है एरियोलर
टिश्यू ब्रेक हुआ है। तो देखो जब भी बात की जाए कि वो डिसलोकेट हुई है तो पॉसिबल चांसेस क्या है कि उसका लिगामेंट टूटा होगा, जिसकी वजह से लिगामेंट होती है वो मसल जो हड्डी को एक जगह बांधे रखती है। ये हड्डी है, ठीक है, तो इसको एक जगह रोके रखती है। ये क्या होगा, ये टूट गया होगा, तभी वो डिसलोकेट हुई होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लिगामेंट ब्रेक हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। व्हाट इज द अदर नेम फॉर एपिस सेरेना इंडिका। तो एपिस सेरेना इंडिका का दूसरा नाम क्या है, देखो इंडियन बी को हमारा जो साइंटिफिक नेम है, हमारी जो भारतीय मक्खी है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एपिस सेरेना इंडिका। तो एपिस सेरेना इंडिका इज द साइंटिफिक नेम फॉर द कॉमन इंडियन हनी बी विच इज़ यूज्ड इन कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। तो हमारी जो मधुमक्खी है उनका नाम है इंडियन बी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखो 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन क्या है, असर्शन और रीज़न। आपको पता है असर्शन सही होगा तो ये ट्रू, रीज़न सही होगा ये ट्रू, गलत होगा फॉल्स, रीज़न देखना है ट्रू होगा या फॉल्स। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको लगा देने हैं, मतलब इन 4 ऑप्शन में से आपको इनका आंसर देना है। अब आपके सामने क्या है कि स्टेटमेंट दिया है असर्शन एक कि एडिपोज टिश्यू इज़ फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। तो स्किन के नीचे और ऑर्गन्स के ऊपर, इनके बीच में टिश्यू पाया जाता है। कौन सा, एडिपोज टिश्यू। रीज़न क्या है इसका कि सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। तो फ्लैट ग्लोब्यूल्स की से भरी होती है एडिपोज टिश्यू की सेल्स। तो क्या ये रीज़न सही है, देखो दोनों बात सही है, दोनों रीज़न अपने आप में, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, बट ये इस बात का रीज़न नहीं है। इस वजह से ये जो रीज़न दिया गया है इसके रीज़न की वजह से एडिपोज टिश्यू की ये लोकेशन नहीं होती, इसका ये कारण नहीं है इसके इस जगह होने का जो बताया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि रीज़न सही नहीं है लेकिन रीज़न अपने आप में फैक्ट सही है। ये एज अ लाइन स्टेटमेंट तो सही है ये लाइन, ठीक है, लेकिन ये रीज़न सही नहीं है। तो यहाँ पर बोथ असर्शन एंड रीज़न सही है लिखा है, लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 5th के अकॉर्डिंग, ठीक है, 5th के लिए बी। 6th पर देखते हैं। असर्शन ए कहता है कि लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। ये अपने आप में बात सही है, लाइसोसोम्स जो हैं वो सुसाइडल बैग्स होते हैं। अब दूसरा रीज़न क्या है कि लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड देयर एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट देयर ओन डैमेज सेल। तो क्या ये रीज़न सही है, जी हाँ, ये रीज़न भी सही है, ये फैक्ट भी सही है। तो ये दोनों ट्रू हुए और जो रीज़न है वो ट्रू तो है ही लेकिन एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, 6th का ए सही होगा, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सेलेक्टिवली चीज़ों को ही अपने अंदर से पास होने देती है, ठीक है। तो क्योंकि इट अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल वाइल प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ अदर्स, और कुछ चीज़ों को छोड़ देती है। अब जैसे मैं आपको ये बोल कर बता रहा हूँ आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पीडीएफ में सॉल्यूशन के साथ कैसे मिलेगा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो 7th में आपसे कहा गया है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखो क्योंकि ये अलाउ करता है और परमिट करता है कुछ ही चीज़ों को, किसी की एंट्री को और एग्जिट को, सम मटेरियल्स को, ठीक है, लेकिन कुछ को प्रिवेंट करता है वाइल प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ अदर्स, बाकी चीज़ों को रोकता है। इसलिए कहते हैं इसको सेलेक्टिवली, सेलेक्ट करके ही ये कुछ चीज़ों को पास होने देता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, हमें दोनों करने होंगे आपको समझाने के लिए। तो ऑप्शन ए पूछता है आपसे कि कंपेयर द यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को कंपेयर करो, 2 पॉइंट्स दो। तो आपके 2 पॉइंट्स क्या होंगे, ये देखो मैंने आंसर शीट्स इसलिए इसके साथ लगा दी क्योंकि जब मैं लिखता था तो टाइम ज़्यादा लगता था, और क्योंकि आपके पेपर सिर पर हैं तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 8 का आप इसको समझते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप आंसर तो ढूंढ लोगे, आंसर तो आप चैट जीपीटी से, आंसर तो आप गूगल से, आंसर तो आप अपनी नोटबुक से भी देख सकते हो, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं समझने की। तो देखो मैन्योर, इसका यूज़ देखते हैं फर्टिलिटी को मेंटेन करने में। ये क्या कंटेन लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो ये एक ऐसा मटेरियल है जो ऑर्गेनिक मैटर तो बहुत ज़्यादा कंटेन करता है, ठीक है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत कम प्रोवाइड कराता है। इट इम्प्रूव्स सॉइल स्ट्रक्चर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये क्या इम्प्रूव करता है? सॉइल के स्ट्रक्चर को और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। वहीं अगर बात करें फर्टिलाइज़र की, तो आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के लिए। इनको कमर्शियली मतलब एक बड़े पैमाने पर बेचने के लिए उगाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। दे इंश्योर हाई यील्ड्स बट एक्सेसिव यूज़ कैन हार्म सॉइल फर्टिलिटी ओवर टाइम एंड कॉज वाटर पोल्यूशन। देखो इनका यूज़ अच्छा तो है, इफ़ेक्टिव तो है, इनके यूज़ से ग्रोथ अच्छी तो हो जाती है खेतों की, फसल की, लेकिन इसके एक्सेसिव यूज़ से क्या हो सकता है? इसके एक्सेसिव यूज़ से सोइल को हार्म हो सकता है, सोइल की फर्टिलिटी को हार्म पहुंच सकता है, और लंबे समय के साथ ये वाटर पोल्यूशन भी कर सकता है। दूसरा देखते हैं, और पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए। लिखा हुआ है हाउ आर दीज न्यूट्रिएंट्स कैटेगराइज्ड। कैसे आप इन न्यूट्रिएंट्स को कैटेगराइज करोगे? गिव वन एग्जाम्पल ईच, और इसका एक एक एग्जाम्पल दो। क्लियर? आइए अगले इसको देखते हैं। देखो प्लांट्स गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। तो प्लांट्स इन 3 जगहों से अपना जो न्यूट्रिएंट है वो ले लेते हैं। देयर आर 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन टोटल 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में ज़रूरत पड़ती है। किसको एक्सक्लूड करते हुए? एक्सक्लूडिंग दोज फ्रॉम एयर। उन न्यूट्रिएंट्स को एक्सक्लूड कर दिया हमने जो हम एयर से प्लांट को देते हैं, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। द रिमेनिंग 13 आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। तो यहाँ पर देखो सिंपल सी चीज़ है कि जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने हैं? 16। अगर एयर से लेने वाले कार्बन ऑक्सीजन को निकाल दिया, मतलब 2 को निकाल दिया 16 में से, फिर हाइड्रोजन को निकाल दिया, वाटर जो कि है वाटर से न्यूट्रिएंट मिलता है वो निकाल दिया, मतलब 1। टोटल कितने निकल गए 16 में से? 3 निकल गए, बच्चे कितने? 13 आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। आपके सामने कैटेगरी दे दी गई। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि दीज आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लार्ज क्वांटिटीज़ में आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। फिर है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कैटेगराइज किया हमने इन 13 को। अब इसमें क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आए आपके 6, जो कि इस प्रकार हैं: नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, दीज आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्लांट्स को चाहिए होते हैं, ठीक है। दे आर जस्ट एज इसेंशियल एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बट इन लेसर वॉल्यूम। ये उतने ही ज़रूरी है जितने मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब होता है बड़ी मात्रा, माइक्रो का मतलब होता है छोटी, बिल्कुल बहुत ही जो सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, बहुत ही छोटे साइज़ के, उसको माइक्रो बोलते हैं। जो बड़े साइज़ का न्यूट्रिएंट होता है उसको मैक्रो। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट तो उतना ही है, एज इम्पोर्टेंट्स एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बट बहुत कम मात्रा में, बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है प्लांट्स को। ये कितने हैं? ये टोटल 7 है। जैसे आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मैं फंबल कर गया, मोलिएब्डेनम, ठीक है, मोलिएब्डेनम, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ऑप्शन ए कहता है क्वेश्चन नंबर 9 का कि कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर 2 पर्पज। जो कैटल हस्बेंड्री होती है वो 2 पर्पज के लिए की जाती है, एक मिल्क और दूसरा ड्रॉट लेबर। नेम 1 मिल्च एनिमल एंड 1 ड्रॉट एनिमल। तो एक ऐसा एनिमल बताना है जिसको पाला जाता है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, और एक ऐसा एनिमल जिसको ड्रॉट लेबर की तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो 9th में आपके ऑप्शन ए का आंसर क्या हो जाएगा?
तो ए कैटेगरी के लिए क्या है, दीज आर मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स, डेयरी एनिमल्स जिनको बोलते हैं, सच एज काउज एंड बफेलोज, ये किसके लिए, मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए पाली जाती हैं। वहीं अगर बात करें ड्रॉट एनिमल्स की, दीज आर एनिमल्स यूज फॉर एग्रीकल्चरल लेबर और फार्म वर्क सच एज टिलिंग, इरिगेशन और कार्टिंग। तो जो बैलगाड़ियाँ होती हैं उनको बैल खींचते हैं, तो बैल का काम क्या हो गया, लेबर की तरह वर्क करना, ठीक है, फार्म में काम करना, तो ये एग्रीकल्चरल लेबर हो गया एक तरह से। तो एक इसका एग्जांपल क्या है, बुलक्स एंड ऑक्सन। 9th का बी पूछता है आपसे, 9th का बी आपसे क्या पूछता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स। दो डिफ्रेंशिएट, दो यानी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ब्रॉयलर्स वर्सेस लेयर्स। ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, रेज्ड फॉर मीट प्रोडक्शन, इनको इसलिए रेज किया जाता है कि मीट का प्रोडक्शन हो। दे रिक्वायर वाइटामिन रिच सप्लीमेंट्स फॉर फास्ट ग्रोथ। देखो तेज़ ग्रोथ करने के लिए ना न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा चाहिए, वाइटामिन जिसमें ज़्यादा होगा इस तरह के सप्लीमेंट्स चाहिए। तो ये हो गए ब्रॉयलर्स। और अगर बात करें लेयर्स की, रेज्ड फॉर एग प्रोडक्शन, जैसे मुर्गी वगैरह, तो दे रिक्वायर सफिशिएंट स्पेस एंड लाइटिंग टू मैक्सिमाइज एग यील्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th पर आते हैं। आपसे कहा गया क्वेश्चन 10th में, ये कुछ फिगर आपको दी गई है एनसीईआरटी की, ए और बी। इसके बाद 10th क्वेश्चन पर आते हैं, कहता है कि आइडेंटिफाई ए एंड बी एज यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, लिस्ट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस आप सब तैयार करके पेपर में जाएंगे, लेकिन देखो पेपर में क्वेश्चन आता कैसे है, इस तरह से आता है आपका पेपर में क्वेश्चन कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को पहचानो डायग्राम देखकर और उनके 3 डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो अब आपको डायग्राम कहीं पर ऐसा होता है बनाने के लिए नहीं आता, डायरेक्ट आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है और आपको बताना है इनमें से कौन सी है, मतलब आपको पहचान होनी चाहिए डायग्राम को देखकर। तो जो एक डायग्राम आपने देखा वो प्रोकैरियोटिक का था और बी डायग्राम जो आपने देखा वो यूकैरियोटिक का था। अब इनके 3 पॉइंट देख लेते हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। फीचर की बात करें, साइज का डिफरेंस देखेंगे हम, न्यूक्लियर रीजन का डिफरेंस देखेंगे हम और ऑर्गेनेल्स का डिफरेंस देखेंगे हम। ठीक है, तो साइज के पार्ट पर अगर हम बात करें, साइज के पॉइंट पर बात करें तो जनरली स्मॉल साइज होता है इनका प्रोकैरियोटिक सेल का, और यूकैरियोटिक सेल का जनरली लार्ज साइज होता है। ठीक है, न्यूक्लियर रीजन के तौर पर बात करें तो ये पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस की वजह से इनको हम देखते हैं कि दिस अनडिफाइंड रीजन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। तो जो एक पर्टिकुलर स्पॉट है जहाँ पर न्यूक्लियस होना चाहिए था वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है, तो उसके बाद जो एरिया हो गया उसको क्या कहते हैं, वो अनडिफाइंड रीजन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पर्टिकुलर एक रीजन है जो सराउंडेड बाय क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से सराउंडेड है और उसको अच्छे से डेफिनेशन मतलब अच्छे से हम देख पा सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड, ऑर्गेनेल की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिसाइड्स एक्सेट्रा आर एब्सेंट। तो इस तरह के जो पार्ट हैं ये एब्सेंट रहते हैं। और अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल्स ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। तो इस तरह के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 पर आते हैं। कहा गया है कि नेम द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन। अब देखो आपसे क्वेश्चन में 11 में इस तरह से आपको कुछ नाम दिए गए थे, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स, स्किन, lining of respiratory tract, lining of mouth, salivary gland, inner lining of the intestine। इनके अंदर क्या बताना है आपको, एपिथेलियल टिश्यू का नाम बताना है इनके अंदर। तो इनके एपिथेलियल टिश्यू का नाम बताना है। किडनी ट्यूबल्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। स्किन के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। डी मतलब माउथ लिनिंग के अंदर स्क्वेमस और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्यूबॉइडल और इनर लिनिंग ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर कोल्यूमनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, प्लांट टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे पूछा गया आपसे, देखो पेपर में इस तरह से क्वेश्चन 12 पूछा जाएगा कि अ टिश्यू इज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स।
टिश्यू क्या है? क्लस्टर ऑफ सेल्स है, सेल्स का एक गुच्छा है, विच हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन। प्लांट टिश्यू आर टू टाइप्स, प्लांट के टिश्यू के दो प्रकार होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा परमानेंट टिश्यू। सिंस प्लांट्स आर इमोबाइल, तो प्लांट्स क्योंकि इमोबाइल होते हैं, दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद टिश्यू मेड अप ऑफ डेड सेल्स विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन ए पूछा गया है आपसे इसके बिहाफ पर। ये एक तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, आपको एक केस दे दिया, आपको इसकी फैक्ट दे दिया, जानकारी दे दी, अब इसके बिहाफ पर हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। ऑप्शन ए आपसे पूछता है कि विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट, कौन सा टिश्यू है जिसकी हस्क ऑफ कोकोनट में पाया जाता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि नारियल के छिलके को बनाने वाला जो टिश्यू है वो कौन सा होता है। अब आपको आंसर देना है कौन सा होता है। ऑप्शन ए 12th का ए। अब हमें पता है कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से हमारा हस्क बनता है कोकोनट का, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? स्क्लेरेनकाइमा। SCLERENCHYMA टिश्यू। क्लियर। क्वेश्चन बी पूछा है वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम फाउंड कहाँ पर मिलती है? तो एपिकल मेरिस्टेम फाउंड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। फाउंड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल के फीचर्स की आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, 12th का ये रही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। द सेल आर वेरी एक्टिव एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म। तो सेल बहुत एक्टिव है और साइटोप्लाज्म वेरी डेंस साइटोप्लाज्म उसके अंदर है। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि दे पोजेस थिन सेलुलोज वॉल्स। सेलुलोज वॉल्स कैसी हैं? थिन। थर्ड पॉइंट हो सकता है दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्ली। तो प्रोमिनेंट न्यूक्ली उसके अंदर होती है। और फोर्थ पॉइंट हो सकता है दे लैक वोक्यूल्स एज दे आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग एंड डू नॉट नीड टू स्टोर फूड और वेस्ट। क्लियर। सी का और पार्ट देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 12th में सी का और पार्ट हमारे सामने ये था कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। जाइलम के एलिमेंट्स को लिस्ट करो, तो वो क्या होंगे? जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। कौन से 4 एलिमेंट्स हैं? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये 4 एलिमेंट्स है जो जाइलम है, मतलब एक तरह से कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 से बढ़ते हैं। कहता है स्टेट व्हाट विल हैपन इन द सिचुएशंस गिवन बिलो विद रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ इस तरह से पेपर में आपको दिखाई देगा, आपसे कहेगा कि ए और बी में से एक करो, हमें सभी करने होंगे। तो ए कहता है, ए का ए पार्ट कहता है स्टेट व्हाट विल हैपन इन द सिचुएशन गिवन बिलो। नीचे दी गई सिचुएशंस में क्या होता है और उसका रीज़न दो, ऐसा क्यों होता है। तो पहला है कि रेड ब्लड सेल्स आर पुट इन शुगर सिरप। अगर शुगर सिरप में रेड ब्लड सेल्स को डाल दिया जाए तो क्या होगा और क्यों होगा। तो 13th का फर्स्ट आप कैसे आंसर करेंगे कि रेड ब्लड सेल्स आर पुट इन शुगर सिरप, दस क्या होगा? सेल विल श्रिंक, वो सिकुड़ जाएगी। रीज़न क्या है इसका? शुगर सिरप इज़ अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट देन द सेल, मतलब सेल से ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसका सोल्यूट का। सोल्यूट मतलब जिसके अंदर हम ब्लड सेल्स डाल रहे हैं, जो कि शुगर सिरप था। तो सेल से ज़्यादा उसका सोल्यूट का कंसंट्रेशन था, जिसकी वजह से क्या होगा? वाटर जो है वहाँ पर वो सेल के बाहर, वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल बाय एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस प्रोसेस की वजह से जो सेल के अंदर पानी है वो बाहर निकलने लगेगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा, शुगर सिरप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि गोल्गी एपरेटस जो है इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स। अगर सेल से गोल्गी एपरेटस को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? द पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल्स सिंथेसाइज्ड इन द सेल विल
स्टॉप। जो पैकेजिंग और डिस्पैच करते हैं हम सिंथेसाइज्ड मटेरियल में, वो रुक जाएगी। इसके पीछे का कारण, जो गोल्गी अपरेटस है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल्स। थर्ड कहता है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ब्रेक्स डाउन। क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की टूट जाए? तो सेल विल डाई। क्यों मर जाएगी? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन दैट मेंटेन्स द सेल्स इंटीग्रिटी। तो सेल की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कुछ ही चीज़ों को बाहर ही अंदर जाने देती है अपनी मेम्ब्रेन से। अगर वही टूट गई, इफ़ इट ब्रेक्स द सेल्स कंटेंट्स विल स्पिल आउट। जो सेल का जो सारा कंटेंट है, अंदर की चीज़ें हैं, वो सारी बाहर निकल जाएंगी, जिसकी वजह से सेल मर जाएगी। एंड सेल विल लूज इट्स एबिलिटी टू रेगुलेट व्हाट एंटर्स और लीव्स। 13th का बी पार्ट कहता है कि डिफ्रेंशिएट करो माइटोसिस और मियोसिस को दो पॉइंट के साथ। तो फीचर के हिसाब से करते हैं। फीचर क्या रखेंगे? पर्पस, डॉटर सेल्स और क्रोमोसोम नंबर। तो माइटोसिस जो है वो ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर करती है। मियोसिस जो है प्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स करती है, मतलब स्पर्म या एग बनाती है। डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, और यहाँ पर प्रोड्यूसेस 4 जेनेटिकल डिफरेंट सेल्स। और लास्ट क्रोमोसोम नंबर क्या है? इसमें सेम रहता है और इसमें आधा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th का और पार्ट में बी हमने कर लिया। अब 13th का ए हमने कर लिया है। ए और बी पार्ट दोनों हो गए। अब और पार्ट करते हैं ए का, जो कि बी है। इसमें पहला ही ऑप्शन ए का आ गया है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल एंड लेबल द फॉलोइंग। एनिमल सेल बनाओ और ये जो दिए गए हैं इनको लेबल करो। तो आपके सामने ये रही एनिमल सेल, ये ऊपर आपको डायग्राम दे दिया गया है माइटोसिस और मियोसिस का। जब आपको दोनों डायग्राम दे दिए गए हैं तो इसमें आप देखो कैसे काम कर रही है। डॉटर सेल्स कैसे आइडेंटिकल है 2, और यहाँ पर क्या है? अलग है। और पार्ट में देखते हैं बी में। एक बी पार्ट का ए ऑप्शन जो है, ए क्वेश्चन जो है वो कहता है डायग्राम एनिमल सेल का डायग्राम बनाओ, जिसमें मेंशन क्या करो? पावर हाउस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, पावर माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से सब चीज़ें मेंशन करो। अब मैंने आपको पूरा डायग्राम बनाकर दिखा दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर ये याद कर लो, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। नेक्स्ट बी का बी पार्ट पूछ रहा है आपसे, लिस्ट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के 2 फंक्शन बताओ। ये सेंट्रल रोल सेलुलर रिप्रोडक्शन में सेंट्रल रोल प्ले करता है, मतलब सेलुलर रिप्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करता है कौन? न्यूक्लियस। सेल डिवीजन में काम करता है। और सेकंड पॉइंट हो सकता है इट हाउसेज द सेल्स डीएनए, प्रोटेक्टिंग इट एंड ऑर्गेनाइजिंग इट इनटू क्रोमोसोम्स विच कंटेन द इंस्ट्रक्शंस फॉर सेल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। क्लियर? सी पार्ट पर आते हैं। नेम द प्रोसेस टेकिंग प्लेसेस। फर्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वियोली, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। सेकंड, स्वेलिंग अप ऑफ एन एनिमल सेल इन डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर में किसी एनिमल सेल का स्वेल हो जाना, उसको क्या बोलेंगे हम? एंडोस्मोसिस। अ टाइप ऑफ ऑस्मोसिस है। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि अ गैस कैन बी बेस्ट लिक्विफाइड बाय, किससे लिक्विफाइड होती है गैस बेस्ट तरीके से? इंक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और डिक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे 14th क्वेश्चन का आंसर क्या है। गैस कैन बी बेस्ट लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर और प्रेशर को इंक्रीज करने पर। हायर प्रेशर ब्रिंग्स पार्टिकल्स क्लोजर, जब उस पर हायर प्रेशर लगेगा तो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आ जाएंगे। क्लियर? जब वो क्लोज आएंगे और लो टेम्परेचर होगा, रिड्यूसेस देयर काइनेटिक एनर्जी। लो टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी वो लूज़ कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? अलाउ करेंगे वो देम टू बॉन्ड इनटू ए लिक्विड स्टेट, जिसकी वजह से वो एक लिक्विड स्टेट में आने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं।
15 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। 15 ग्राम कॉमन सॉल्ट मिला दिया जाता है 60 ग्राम ऑफ वाटर में। द परसेंटेज कंसंट्रेशन इज कितना होगा? तो कैलकुलेशन कैसे होगी? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 15 ग्राम प्लस 16 ग्राम, तो टोटल मास कितना होगा? 75 ग्राम। और कंसंट्रेशन कितनी होगी? 15 डिवाइड बाय 75 इंटू 100 परसेंटेज करने के लिए। तो यहाँ पर कितना होगा? 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 15 4 ज़ा 60 डिवाइड बाय 3 विच इज़ 20%। क्लियर? 16th क्वेश्चन पर आते हैं। आलिया मिक्स्ड BaCl2 solution and CuSO4 solution in closed conical flask। एक क्लोज कॉनिकल फ्लास्क में कैसे कॉनिकल फ्लास्क में आलिया ने BaCl2 और CuSO4 को मिला दिया। देखो क्वेश्चन जो पीडी आपके फाइनल पेपर में आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, जैसे आपको दिखाया गया है। कॉनिकल फ्लास्क में BaCl2 सॉल्यूशन डाला, CuSO4 डाला, दोनों इसके अंदर डाल दिए, और फिर आपने देखा क्या कि वाइट रेसिड्यू आपके सामने यहाँ पर बन गया। अब पूछा है आपसे कि व्हाट कैन ही कंक्लूडेड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या कंक्लूड किया, मतलब वो किस निष्कर्ष पर पहुंची। तो ऑप्शन ए कहता है टोटल मास ऑफ द केमिकल रिमेन द सेम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द केमिकल रिमेन द सेम, और स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द केमिकल्स रिमेन द सेम, कंपोजिशन ऑफ द केमिकल्स रिमेन द सेम। तो इसमें क्या चीज़ सेम रहेगी? कंपोजिशन सेम रहेगी? जी नहीं। क्या स्टेट ऑफ मैटर सेम रहेगा? जी नहीं। तो क्या सेम रहेगा? टोटल वॉल्यूम, क्या दोनों का टोटल वॉल्यूम सेम रहेगा? नहीं, बदल जाएगा टोटल। तो टोटल मास ऑफ द केमिकल रिमेन्स सेम, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा आपका। ठीक है, तो देखो इस एक्सपेरिमेंट में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे काम करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही आप उसको उत्पन्न कर सकते और ना ही आप उसको ख़त्म कर सकते किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, सिंस द रीडिंग ऑन द स्केल इज़ 425.6 ग्राम। देखो स्केल की रीडिंग क्या है यहाँ पे? 425.6 ग्राम इसका मास है। ठीक है, और आप देख रहे हो कि बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन दोनों के अंदर सेम ही मास है। यहाँ पर भी 425 ग्राम है, 425.6, तो इसका मतलब है टोटल मास ऑफ द केमिकल्स रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। द पिक्चर शोज द सिंबल फॉर सोडियम। ये जो पिक्चर दिखाई गई है किसको दिखा रही है? सोडियम को दिखा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट कैन वी कंक्लूडेड अबाउट सोडियम फ्रॉम द सिंबल। इस सिंबल से हम क्या पता लगा सकते हैं सोडियम के बारे में? ऑप्शन ए कहता है कि इसके अंदर 11 न्यूट्रॉन्स है, बी ऑप्शन कहता है इसके अंदर 12 प्रोटॉन्स है, सी ऑप्शन कहता है इसके अंदर 12 न्यूट्रॉन्स है, और डी ऑप्शन कहता है इसके अंदर 34 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो आपको पता है कि जो लोअर नंबर लिखा हुआ है, जब इस तरह की इमेज हम डिनोट करते हैं किसी इस तरह के सोडियम को, जैसे हमने ऐसे डिनोट किया है, तो जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या होता है? नीचे लिखा हुआ नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ऊपर लिखा हुआ नंबर क्या होता है? मास नंबर। क्लियर? तो अगर हम न्यूट्रॉन्स को काउंट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है? हम एटॉमिक नंबर में से मास नंबर को मास नंबर के अंदर से किसको माइनस कर देंगे? एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 23 माइनस 11 जो कि हो गया 12। तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12। ऑप्शन कौन सा लिखोगे आप कि इट कंटेन्स 12 न्यूट्रॉन्स? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। ई गोल्डस्टाइन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस। गैस के अंदर नई रेडिएशन उसने गोल्डस्टाइन नाम के एक साइंटिस्ट ने 1886 में डिस्कवर करी थी। इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड दैम कैनाल रेज, जिनको कैनाल रेज उसने नाम दिया था। दीज रेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, जिसकी वजह से किसकी डिस्कवरी हुई थी फिर? जिसकी वजह से डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन्स की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 19 पर आते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आपके सामने है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले
कि एन एलोए इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, कोई अलोए होमोजेनियस मिक्सचर होता है? जी हाँ, ये ट्रू है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। देखो ये बात तो सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो ट्रू है बट नॉट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, जिसमें दोनों बात सही लिखी हुई है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, जिसमें ऑप्शन ए कह रहा है आइडेंटिफाई द चेंज ऑफ स्टेट इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करो चेंज ऑफ स्टेट इन द फॉलोइंग। फॉलोइंग के अंदर जो स्टेट उसका चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट, वो बताना है आपको। तो वेट क्लोथ्स ड्राई व्हेन स्प्रेड ऑन अ वायर। जब कपड़े सुखाए जाते हैं एक वायर पर, गीले कपड़े, तो वो सूख जाते हैं। इसमें कौन सा स्टेट किस में जा रहा है? यहाँ पर हो रहा है आपका इवेपोरेशन। ठीक है, लिक्विड टू गैस, मतलब कपड़ों के अंदर लिक्विड था, वो भाप बनकर उड़ गया और कपड़े टंगे रह गए तार पर। क्लियर? पानी भाप बनकर उड़ गया। दूसरा है सेकंड 20th क्वेश्चन का बी पार्ट, कहता है कि वाई इज स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस मोर इफेक्टिव इन हीटिंग पर्पज देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। कहा गया है अगर पानी और स्टीम दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पर हो तो दोनों का टेम्परेचर तो सेम ही है, ये गैस है, ये लिक्विड है, लेकिन क्यों गैस ज़्यादा इफेक्टिव होती है? तो इसका आंसर है ओके ओके, हमने क्या नहीं किया? अच्छा, हमने ये नहीं किया, ए का सेकंड पार्ट नहीं किया। सेकंड पार्ट कह रहा है आफ्टर अ हॉट शावर, जब हम एक गर्म पानी से शावर लेते हैं, द बाथरूम मिरर इज कवर्ड विद द वाटर। जो बाथरूम का मिरर है वो पानी से कवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और वो उसको ही हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अब आते हैं उस पर कि क्यों स्टीम ज़्यादा इफेक्टिव होती है 100 डिग्री सेल्सियस में, बल्कि पानी से ज़्यादा। ठीक है, कंपेरेटिवली पानी, वाटर। तो ये इसलिए क्योंकि स्टीम इज मोर इफेक्टिव फॉर हीटिंग बिकॉज इट कंटेन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये वर्ड याद रखना, इस लाइन के बिना आपका आंसर अधूरा है, तो ये लाइन लिखनी है ज़रूर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से स्टीम ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर किसी चीज़ को गर्म करना है हमें एज अ सेम टेम्परेचर, अगर कंपेयर करें वाटर से। क्योंकि ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या करता है? प्रोवाइडिंग मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। वाटर के भी सेम टेम्परेचर रख लो आप, वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओ और स्टीम को ले जाओ, तो स्टीम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है, क्योंकि उसके पास क्या होती है? ज़्यादा एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। हाउ इज़ एन एटम डिफरेंट फ्रॉम मोलिक्यूल। कोई एटम मोलिक्यूल से कैसे अलग है, इनके अंदर क्या अंतर है? देखो, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इन अ केमिकल रिएक्शन। बिना केमिकल रिएक्शन के इसको अलग करना इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं हम कि एटम के बारे में जो मॉलिक्यूल से अलग है। इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये अकेला नहीं रह सकता ज़्यादातर केसेस में। एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम एक साथ मिल जाते हैं क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूल बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर Na और He। मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, ये तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं केमिकली। तो एटम के जुड़ने से मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो हमने एटम और मॉलिक्यूल में फ़र्क देखना शुरू किया। एटम सबसे छोटी यूनिट है किसी भी पार्टिकल की, किसी भी एलिमेंट की, और मॉलिक्यूल कब बनता है? जब मॉलिक्यूल दो एटम केमिकली कंबाइन होते हैं। दूसरा पॉइंट देख सकते हो आप, क्या है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। जो मॉलिक्यूल है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का, एलिमेंट कह लो या कंपाउंड कह लो, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल इट्स प्रॉपर्टीज। तो जो मॉलिक्यूल है, जिसको हम एलिमेंट और कंपाउंड कहते हैं, ये सबसे छोटी
इंडिपेंडेंटली रहने वाली सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। यहाँ पर क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है पर ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, ठीक है, एटम नहीं रह सकता। तो इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं रह सकता और ये रह सकता है। और इसी तरह से क्या होता है, ये अपनी प्रॉपर्टीज शो करता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, गिव अ रीज़न। इसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और इसको आपको इसके पीछे का रीज़न देना होता है। आइए रीज़न देते हैं। स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड इवन दो इट इज़ अ सॉलिड। जो स्पॉन्ज है, आपने देखा होगा अपनी किचन में, जो स्पॉन्ज होता है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब स्पॉन्ज बना हुआ तो किससे, सॉलिड से, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाता है, वो प्रेस हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। उसको भींच, मतलब आप उसको चारों तरफ से प्रेशर दबाकर सिकोड़ सकते हो। क्यों, इसके पीछे का आंसर देखते हैं। वाइल अ स्पॉन्ज इज अ सॉलिड, क्योंकि भले ही स्पॉन्ज जो है वो सॉलिड हो, इट हैज़ माइन्यूट होल्स, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। थ्रू आउट इट्स स्ट्रक्चर, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, ऐसा नहीं है कि कहीं पर है और कहीं पर नहीं, पूरे स्ट्रक्चर में। दीज पोर्स आर फिल्ड विद एयर, व्हेन वी प्रेस द स्पॉन्ज द एयर ट्रैप्ड इन द दीज होल्स इज एक्सपेल्ड। तो क्योंकि इसके अंदर जो होल्स हैं, पोर्स हैं, ये मान लो आपका स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज क्यूब बना दिया हमने, इसके अंदर होल्स है और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत ज़्यादा होल्स हैं। तो जब इसमें इतने होल होंगे तो इसके अंदर हवा ट्रैप हो जाएगी, एयर फंस जाएगी। अब अगर इसके अंदर एयर है और बहुत छोटे छोटे होल्स है और हम इसको प्रेस करेंगे तो वो एयर बाहर निकलेगी, एयर बाहर निकलेगी तो उस जगह पर ये पिचक जाएगा, ठीक है। ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया। व्हेन वी प्रेस द स्पॉन्ज द एयर ट्रैप्ड इन दीज होल्स इज एक्सपेल्ड, बाहर निकल जाएगी, अलाउंग इट टू कंप्रेस, जो कि अलाउ करेगा इसको कंप्रेस होने के लिए। वंस द प्रेशर इज रिलीज्ड, एक बार इसका प्रेशर रिलीज हो गया, एयर एंटर्स द पोर्स अगेन, और एयर वापस से पोर्स में एंटर हो जाएगी एंड इट टर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप, और ये फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। सेकंड देखते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। तो बी स्टेटमेंट आपसे कहता है कि नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। जो नेफ्थलीन बॉल होती है वो थोड़े समय के बाद डिसअपियर, गायब सी हो जाती हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? देखो आंसर तो प्रॉपर लंबा है, इसको समझते हैं। नेफ्थलीन जो क्या हमारा, हाँ, नेफ्थलीन अंडरगोज अ प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू ये गुजरती है। दिस इज़ अ फेज चेंज वेयर अ सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट, सॉलिड से सीधा गैस स्टेट में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर नेफ्थलीन मॉलिक्यूल्स गेन इनफ एनर्जी टू एस्केप इनटू द एयर एज वेपर, लिविंग नो सॉलिड रेजिड्यू बिहाइंड। तो नेफ्थलीन क्या है कि ये जब सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरती है तो बीच में कोई भी ये सॉलिड पार्टिकल ना तो पीछे छोड़ती और ना ही ये लिक्विड में रुकता, ये सीधा किस में जाता है, गैस स्टेट में। इसलिए हमें लगता है ये सीधा का सीधा क्या हो गया, गायब हो गया। सी कहता है कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। ऐसा क्यों होता है, गैसेस जो हैं कंप्रेस हो जाती है इजीली। देखो अगर बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस की, मान लो ये एक क्यूब है, इसके अंदर सॉलिड है सब कुछ, तो इसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, हिल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, बस वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड है। वहीं अगर बात करें लिक्विड की, लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स थोड़े पास हैं लेकिन स्लाइटली एक दूसरे से टकरा कर मूव कर सकते हैं, ठीक है, इतना गैप है। और गैस में क्या है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, इजीली कंप्रेस हो सकते हैं, बीच में बहुत इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है बहुत कम है। इसी वजह से क्या है कि इसको कंप्रेस किया जा सकता है इजीली। तो गैसेस हैव वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स, because the particles are far apart and the forces of attraction between them are weak, applying pressure can easily push these particles closer together, significantly reducing the volume। जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जब इसके बीच का जो इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, वीक है, जिसकी वजह से आप इसको दबा सकते हो। अब इसके बीच में इतनी जगह है कि ये दब भी जाएंगे, और दबने के बाद क्या होगा कि ये अपना वॉल्यूम, अपना साइज़ जो है
वो सिकुड़ जाएगा गैस का। अगर इस गुब्बारे के अंदर गैस भरी है और मैं इसको पिचकाऊँ तो ये पिचक जाएगा। इसी तरह से समझाया गया है। अब 22 का और पार्ट देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 का और पार्ट, पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी एंड इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने अभी आपको बताया, आपके सामने मैं डायग्राम के साथ दिखा देता हूँ। यहीं पर देखते हैं, मान लो ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका गैस है। क्लियर। अब आपने देखा गैस के पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, काफ़ी दूर दूर है। यहाँ पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे से लगकर बहुत पास होंगे और यहाँ पर बिल्कुल चिपके हुए, बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए। ठीक है। अब यहाँ पर इंटर पार्टिकल मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इतना ज़्यादा है कि एक दूसरे से चिपके हुए हैं। यहाँ पर कम है, इसलिए ये थोड़ा दूर जा सकते हैं, पास आ सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। और यहाँ पर इतना कम है कि कोई पार्टिकल यहाँ है तो थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल यहाँ होगा, ये पार्टिकल यहाँ है तो फिर ये यहाँ होगा, तो ये घूमते रहते हैं। बहुत कम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है। दूसरा है रिजिडिटी। इसकी रिजिडिटी बहुत हाई है, इसकी कम और मॉडरेट, और इसकी बहुत कम। अब इसको लिखेंगे कैसे। 22 के और पार्ट में आप सॉलिड को लिखोगे कि दे आर हाईली रिजिड। ठीक है, हाईली रिजिड होते हैं सॉलिड्स। दिस मीन्स दे हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। इसका मतलब है उनके अंदर एक ऐसी टेंडेंसी है जो उनकी शेप को मेंटेन करने में मदद करती है। व्हेन सब्जेक्टेड टू एन आउटसाइड फोर्स, जब कोई फोर्स उनके ऊपर बाहर से लगती है तो वो उनकी मतलब उसके अंदर एक ऐसी टेंडेंसी है जो अपनी शेप को बनाए रखने में उनकी मदद करती है। ठीक है। सिर्फ किस वजह से, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो हाईली रिजिड है। और दे डू नॉट फ्लो, ना ही वो फ्लो करते हैं। लिक्विड की बात करते हैं, नॉट रिजिड बट आर फ्लूइड्स। तो रिजिड नहीं है बट फ्लूइड्स हैं, मतलब एक दूसरे के पास तो रहना चाहते हैं पार्टिकल, लेकिन इतने भी रिजिड नहीं है कि हिल ना पाए। ठीक है। तो इसलिए इसको फ्लूइड कैटेगरी में डाल देते हैं। दे कैन चेंज देयर शेप इजीली एंड कैन फ्लो इजीली थ्रू दो दे मेंटेन अ फिक्स्ड वॉल्यूम, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक फिक्स वॉल्यूम को मेंटेन करता है लिक्विड। बात करते हैं सॉलिड की, बात करते हैं गैस की। दे आर नॉट रिजिड एंड आर हाईली फ्लूइड। दे कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस एंड फिल द कंटेनर्स दे आर प्लेस्ड इन। तो किसी भी कंटेनर में कितनी भी कम ज़्यादा गैस डाल दो वो सारी तरफ फैल जाएगी और कोई पार्टिकल कहीं भी जा सकता है। ठीक है। अगर बात करें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर, तो आप कैसे लिखोगे, सबसे ज़्यादा वेरी स्ट्रॉन्ग होता है किसमें, सॉलिड में, इंटरमीडिएट होता है लिक्विड में, और मिनिमम होता है, नेग्लिजिबल होता है ऑलमोस्ट गैसेज में। क्लियर। और आप इसको इस तरह से लिखोगे। अगर आप इसको एक टेबल के फॉर्म में, बहुत कम टाइम है आपके पास और पेपर ख़त्म होने जा रहा है और आपको ये क्वेश्चन करना है और आपके पास इतना सब कुछ लिखने का टाइम नहीं है, तो आप ऐसे टेबल बना के कर सकते हो। एटलीस्ट कुछ नंबर तो दे देगा आपका एग्जामिनर। एक तरफ आप प्रॉपर्टी लिख लेंगे, एक तरफ आप सॉलिड्स, लिक्विड, गैस लिख लोगे। रिजिडिटी की बात करें तो सॉलिड हाई रिजिड है, लिक्विड नॉट रिजिड फ्लूइड है, और गैसेज नॉट रिजिड बट हाईली फ्लूइड है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मैक्सिमम, मॉडरेट और मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। कहा गया है कि राइट द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ऑप्शन ए क्या है, जिंक कार्बोनेट का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर मास क्या है, और फॉर्मूला क्या है। कैल्शियम क्लोराइड का क्या है। ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ जिंक दे दिया आपको, कार्बन दे दिया आपको, ऑक्सीजन दे दिया आपको, कैल्शियम दे दिया आपको, क्लोरीन दे दिया आपको। करेंगे कैसे, न्यूमेरिकल आपका 24th देखो, जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, ZnCO3।
ZnCO3। मास कैसे निकालेंगे, जो आपको दिया अभी, यहाँ देखो एटॉमिक मास ऑफ जिंक 65, 12 इस्तेमाल करते हुए दोनों को प्लस किया 16 × 3, आपका आंसर 125 U आ गया। और कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या है, CaCl2, और सेम मास निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ किया, 40 + 35.5 × 2, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन कहता है मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. However, sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. देखो क्वेश्चन आपको समझाना चाह रहा है कि, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताया है कि मिक्सचर एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बताया गया है कि पानी में घुल जाए तो उसे इवेपोरेशन से अलग किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ये मिक्सचर है, लेकिन सोडियम क्लोराइड खुद एक प्योर सब्सटेंस है। इसे फिजिकल मेथड से सोडियम और क्लोराइड में अलग नहीं कर सकते, इसके लिए केमिकल मेथड चाहिए होता है। तो आपसे पहला पूछा गया है कि जो नीचे दिए गए ऑप्शंस है इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो टिंडल इफेक्ट। पहला फॉग, सॉल्ट सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन और एरेटेड ड्रिंक। तो जैसे एरेटेड ड्रिंक होती है सोडा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है। तो यहाँ आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा मिक्सचर लाइट को स्कैटर करता है। टिंडल इफेक्ट वही होता है जो लाइट को स्कैटर कर देता है, पार्टिकल से दिखता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 24th का आंसर। आप पेपर में कैसे ढूंढेंगे। देखो टिंडल इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें जो लाइट की बीम होती है, लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, ये स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है। स्कैटर हो जाती है उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स पर, ठीक है, फैल जाती है एक तरह से, और एक फाइन सस्पेंशन, एक पाथ दिखाती है, लाइट का पाथ हमें विजिबल हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा पतली सी खिड़की से कोई रोशनी आती है और आपके कमरे में जो धूल होती है उसके पार्टिकल्स हवा में तैर रहे होते हैं और फिर वो पार्टिकल्स आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं धूप की रोशनी में, है ना, धूप की किरणों में। तो वही टिंडल इफेक्ट है। तो ट्रू सॉल्यूशन जैसे कि सोल्ट सॉल्यूशन हो गया या एरेटेड ड्रिंक सॉल्यूशन हो गए, हैव पार्टिकल्स टू स्मॉल टू स्कैटर लाइट। इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। फॉग इज़ एन एरोसोल जो कि एक कोलोइडल का प्रकार है, और सोप सॉल्यूशन एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। सो देयर लार्ज पार्टिकल साइज विल स्कैटर लाइट। तो इनके पार्टिकल्स स्कैटर कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, फर्स्ट फॉग एंड थर्ड सोप सॉल्यूशन। तो दो आंसर आपके सही होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, 424 का बी पार्ट। लिस्ट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। दो प्रॉपर्टी इस सॉल्यूशन की बतानी है आपको। तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, और पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm, ठीक है। डायमीटर की बात करें, इन डायमीटर। देयरफॉर 24th का बी पार्ट कैसे लिख रखा है हमने PDF में। 24th का बी पार्ट कुछ इस प्रकार से आपके सामने है कि द टिंडल इफेक्ट, ये एक्सप्लेनेशन हो गई फर्स्ट की, और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, एंड सेकंड पॉइंट जो प्रॉपर्टीज है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm इन डायमीटर, देयरफॉर दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज। नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते। एंड डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, और कोई भी हम लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। सी पार्ट पूछता है आपसे, स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बीच में दो डिफरेंस आपको बताने हैं। क्या डिफरेंस होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। मतलब ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे मानो 90% क्वेश्चन सेम आएंगे। फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज वो होता है जो नया सब्सटेंस बनाता है बिना पुराने को बिगाड़े। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब एक तरह से नया सब्सटेंस नहीं बनता, बस उसकी फिजिकल शेप चेंज हो जाती है। द केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो सेम रहती है, लेकिन केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, ठीक है। वन और मोर कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं,
फॉर्म विद द एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। फिजिकल चेंज की बात करें, ये यूजुअली टेम्पररी और रिवर्सिबल होता है, मतलब या तो कुछ समय के लिए होता है या फिर इसको रिवर्स किया जा सकता है, जैसे कि आइस को मेल्ट करना, हम पानी को फिर से आइस बना देंगे। लेकिन केमिकल चेंज की बात करें तो ये परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है, वापस नहीं हो सकता। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को आप जला देंगे तो क्या वापस से कुछ ऐसा कर सकते हैं कि राख पेपर बन जाए? ऐसा नहीं हो सकता, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। और C24 के सी का और पार्ट, सी का और पार्ट क्या कहता है? डिफरेंट, हाउ इज अ मिक्सचर डिफर फ्रॉम अ कंपाउंड। तो मिक्सचर कंपाउंड से अलग कैसे है, ये आपको बताया गया, ये टेबल है, आप इसको भी याद करेंगे। मिक्सचर कैसे अलग है कंपाउंड से? देखो, मिक्सचर जो है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स सिंपली मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मतलब दो एलिमेंट, दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड्स मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं जिसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। लेकिन अगर कंपाउंड की बात करें, इसमें एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं केमिकली, जिसके बाद एक नया कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि मिक्सचर जो है, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ वेरिएबल, अलग हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड से, दोनों अलग हो सकते हैं। जिन भी दो चीज़ों को मिलाकर बनाया गया कोई सॉल्यूशन है, वो मिक्सचर है, तो उसमें जो कंपाउंड है वो अलग हो सकते हैं, कंपोजिशन अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड की बात करें तो ये दो एलिमेंट को मिलाकर इस तरह से बनता है कि एक नया कंपाउंड बन जाता है, एक नई चीज़ बन जाती है जिसको अलग करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय, इम्पॉसिबल है अनटिल एंड अनलेस वो किसी केमिकल प्रोसेस से गुजरे। मतलब सिर्फ केमिकल प्रोसेस से ही कंपाउंड को वापस से अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट, जिसका ए क्वेश्चन पूछता है आपसे, राइट इन ब्रीफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये पढ़ लेना, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट एंड द की फीचर ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपके सामने, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इसकी ऑब्जर्वेशंस और इसके की फीचर ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम मैं आपके सामने एक बार दोहरा देता हूँ। तो देखो, आंसर तो मैंने आपको दिखाई दिया, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। लिखेंगे आप ये, क्लियर, कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड डायरेक्टेड अ बीम ऑफ अ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आयंस एट अ वेरी थिन गोल्ड फॉयल। ही एक्सपेक्टेड द पार्टिकल्स टू बी स्लाइटली डिफेक्टेड बाय द सब एटमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम्स। ऑब्जर्वेशन क्या रही कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल. Some of the alpha particle were deflected by the foil by small angles, and surprisingly one out of every 12,000 particle appeared to be rebound. देखो हुआ क्या कि रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को बहुत पतली सोने की पन्नी पर डाला और देखा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे बिना रोके सीधे निकल गए. ठीक है, ये एक पतली सी सोने की पन्नी बनाई उसने, इसमें एक छेद किया और इस पर डाला. ज़्यादातर पार्टिकल इसके बीच से निकल गए, इसके बीच से निकल गए तो यहाँ डाला और इसके बीच से निकल गए. अब क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स थोड़े एंगल से मुड़ गए और बहुत ही कम पार्टिकल वापस लौट गए. इससे बेसिकली उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एटम के अंदर ज़्यादातर जगह खाली होती है और एटम के बीच में एक बहुत छोटा डेंस और पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. और एटम का लगभग पूरा मास न्यूक्लियस में ही होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूमते हैं. इसके अलावा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम. प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम. ठीक है, अब प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जो है ये क्या करते हैं, इन तीनों में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है, यानी हर एक में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है. लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होती है. प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, 0 होते हैं. ठीक है, 0. बात करें ड्यूट्रियम में 1 होता है और ट्रिटियम में 2 होते हैं. ठीक है, इसलिए इनका मास अलग अलग, सबका मास अलग अलग होगा और ये तीनों हाइड्रोजन के ही रूप होते हैं. ये प्रॉपर आपका आंसर है. तो फॉर द सिंबल SDT ट्यूबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन ईच ऑफ देम. जो HDT हैं रिप्रेजेंट करते हैं 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और
ट्रिटियम को। क्लियर। इसी तरह से बी पार्ट देखते हैं कि पूछता है बी का फर्स्ट 25 के बी का ए पार्ट क्या कहता है, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड के मॉडल के जो मॉडल ऑफ एटम था उसके ऑब्जेक्शन जो रेज हुए थे उसके बिहाफ पर नील बोर पुट फॉरवर्ड सर्टेन पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। तो नील बोर ने कुछ पोस्टुलेट आगे दर्शाए थे, वो क्या थे, उन पोस्टुलेट को बताओ। तो नील बोर प्रपोज द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स टू ओवरकम द, तो कौन से पोस्टुलेट्स थे, ये पोस्टुलेट थे आपके डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ये आपके प्रॉपर लिखिए कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। तो क्या है, देखो नील बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित पोस्टुलेट्स दिए। कौन से, ए और बी, फर्स्ट और सेकंड। पहला क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर केवल कुछ निश्चित सर्कुलर पाथ में ही घूम सकते हैं जिन्हें डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या शेल कहते हैं। दूसरा क्या है कि इन निश्चित ऑर्बिट्स में घूमते समय इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी का रेडिएशन नहीं करते, इसलिए एटम स्टेबल रहता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इस पार्ट में आपसे बोर मॉडल का डायग्राम बनाना है। बोर मॉडल ये है, इसका डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स निश्चित सर्कुलर शेल्स, इन सब को दिखाना है। शेल्स दिखाई दे आपको न्यूक्लियस और उसके चारों ओर KLM शेल्स दिखानी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। क्लियर। अब इसको बनाते हुए आप देखो कि बोर मॉडल में एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स निश्चित सर्कुलर शेल्स में घूम रहे हैं, KLM ये आपको दिख रही है। ये शेल्स न्यूक्लियस के चारों ओर सेंट्रिक सर्कुलर सर्कल्स के रूप में दिखाई देती हैं, जो कि आपने इसमें देखा और NCERT में भी आपको साफ दिखाया गया है। सी पार्ट को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कार्बन और सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स KLM में लिखना है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल्स में कैसे बांटा जाता है ये आपको बताना है। तो कार्बन एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 6। ठीक है। कार्बन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। जिसके बाद K शेल में 2 और L शेल में कितने आएंगे, 4। तो इससे 2 4 भी लिखते हैं डायरेक्ट। सोडियम में एटॉमिक नंबर 11, सोडियम में कुल इलेक्ट्रॉन्स 11 हो गए और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया, K शेल में 2, L शेल में 8 और M शेल में 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अ पंप लिफ्ट्स, एक पंप है जो लिफ्ट करता है 240 kg वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक पंप पानी ग्राउंड वाटर से पानी 200 kg वाटर खींचता है टू अ हाइट ऑफ 25 मीटर इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में 25 मीटर ऊपर खींच लेता है पानी। ठीक है। अब कितनी ऊपर खींच लेता है बता दिया आपको। अब इसमें क्या करेंगे, पावर ऑफ द पंप इज, तो पावर क्या होगी पंप की ये आपको बताना है। देखो हमें निकालना है वर्क कितना किया। वर्क का फॉर्मूला होता है mgh, मतलब m कितना है, मास 240, ग्रेविटी कितनी लगी, नहीं mgh, मास 240 kg, 25 मीटर और टाइम कितना लगा 30 सेकेंड्स। तो बिल्कुल सही है, हम सही जा रहे थे, ट्रेन आ गई है। तो mgh मास, ग्रेविटी एंड हाइट। अब देखो आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी है, टाइम है 30 सेकेंड और हाइट है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर बेसिकली। तो mgh की 240 इंटू 10 इंटू 25 कितना हो गया, 60,000 जूल। अब पावर निकालेंगे। पावर आपसे पूछी गई है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क कितना है 60,000, टाइम कितना है 30, कितना आ जाएगा आंसर 2000। ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 2000। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं कि इस अबोव एक्टिविटी में आप देख रहे हो एक ग्लास के ऊपर पेपर रख के उसके ऊपर सिक्का रख दिया। व्हेन द कार्डबोर्ड इज फ्लिक्ड द कॉइन फॉल्स इन द ग्लास। जैसे ही कार्डबोर्ड को पेपर को पूरी तेजी से खींचा, पेपर के साथ आपका सिक्का इधर नहीं आया, इधर नहीं गया, वहीं के वहीं नीचे गिर गया। तो इससे क्या दिखा हमें, फोर्स दिखा, इनर्शिया दिखा, फोर्स एंड इनर्शिया दिखा और बायनेंसी फोर्स दिखा। तो क्या दिखा हमें
इससे दिखा कि ऑप्शन बी इनर्शिया, कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई चीज़ अगर मूवमेंट में है तो मूवमेंट में रहना चाहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। मैच द कॉलम से इलेक्ट्रिक सेल, ऑप्शन ए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी या हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक सेल कैसी होती है आपको ये पता होना चाहिए। केमिकल एनर्जी का एक इलेक्ट्रिक सेल क्या है, केमिकल एनर्जी है। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, ये बेसिकली क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। स्टीम क्या है, स्टीम है हीट एनर्जी। और वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का फोर्थ। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया आपका। 30th पर आते हैं। आपके सामने ग्राफ दिखाए गए काफ़ी सारे, जो रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है वो आपको बताना है। रेस्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है, देखो रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है ए। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। डिस्टेंस की ग्राफ इस तरह है, डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट बढ़ेगा तो इस तरह से ऊपर जाएगा ग्राफ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये रेस्ट ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 31st पर आते हैं कि अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस विच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मेन शॉक वेव बिगिंस। तो मेन शॉक वेव स्टार्ट होने से पहले अर्थक्वेक किस तरह की साउंड वेव्स निकालता है, ये आपको पता होनी चाहिए, किस तरह की इंफ्रा साउंड वेव्स। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। कंसिडर टू वेव ए एंड बी, दो वेव दिखाई गई है आपको, एक ए एक बी, ड्रॉन ऑन द सेम स्केल पर ड्रॉ की गई है। सिलेक्ट करो करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट कहता है वेव ए हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉलर एम्पलीट्यूड एज कंपेयर टू वेव बी। हायर फ्रीक्वेंसी, इसमें हायर फ्रीक्वेंसी हायर है और एम्पलीट्यूड स्मॉलर है बी से। क्या ये अपने आप में सही है स्टेटमेंट, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, दूसरा वेव ए हैज़ लोअर फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉलर एम्पलीट्यूड एज कंपेयर टू बी, वेव बी। तो बी अपने आप में क्या है, बी अपने आप में सही है। ठीक है, 33 पर आते हैं। देखो क्यों सही है, फ्रीक्वेंसी का मतलब जो विद इन द सेम टाइम स्केल। आपको आंसर में क्या दिखाया, आपको आंसर में जो मैंने दिया है 32 को कुछ इस प्रकार, देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, द वर्टिकल हाइट ऑफ द पीक्स। मतलब ये जो जा रही है ना, ये इसकी जो वर्टिकल हाइट है ये पीक की, ठीक है, ये होती है एम्पलीट्यूड। वर्टिकल हाइट ऑफ पीक्स इन वेव बी इज क्लियरली ग्रेटर देन इन वेव ए, मीनिंग वेव ए है स्मॉलर एम्पलीट्यूड। मतलब इसका एम्पलीट्यूड ए का स्मॉलर है, जिसकी ये पीक छोटी होगी उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। फ्रीक्वेंसी की बात करें विद इन द सेम टाइम स्केल, वेव बी कंप्लीट्स मोर फुल साइकिल्स। वेव बी क्या कर रही है, फुल साइकिल ज़्यादा कंप्लीट कर रही है। देखो इस तरह से वेव बी कंप्लीट, वेव कहाँ पर है हम, within same wave B complete more full cycles than wave A, therefore wave A has lower frequency। और wavelength की बात करें, because wave A has lower frequency, its wavelength between two consecutive peaks is actually longer than wave B। क्वेश्चन 33 पर आते हैं। assertion आपके सामने है कि एक गन recoils when a bullet is fired from it। जो गन है वो रिकॉयल करती है जब भी उसके अंदर से फायर निकलती है, मतलब वो पीछे को हटती है। रिकॉयल का मतलब है वो पीछे झटका मारती है। सही बात है अपने आप में। The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied force। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल सही होगा। जिसका मतलब होता है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये आप असर्शन और रीज़न का जान सकते हो क्यों। 34 पर आते हैं। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। पहले आपको ए बी दिया गया है और इसके रीज़न बताने आपको। ए ऑप्शन कहता है अ गनमैन गेट्स अ जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हाइल फायरिंग गन। सेम चीज़, जब गनमैन बंदूक चलाता है तो उसको एक पीछे को झटका लगता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड द गन एक्सर्ट्स फॉरवर्ड। अगर गन आगे को निकल रही है
तो वो जितना फोर्स आगे को लगाएगा उतना ही फोर्स पीछे को भी लगाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन। तो बुलेट पर लगा जितना फोर्स उतना ही फोर्स गन पर लगा पीछे को, जिसकी वजह से क्या हुआ, गनमैन पीछे को जर्क करता है, एकदम से पीछे को धक्का लगता है, उसको झटका लगता है। बी ऑप्शन कहता है कि अ फील्डर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल इन द गेम ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट में जब कैच करता है कोई फील्डर तो हाथ पीछे ले जाता है। मान लो यहाँ पर बॉल है और यहाँ पर उसके हाथ है, तो वो हाथ पीछे ले जाएगा। हाथ पीछे क्यों ले जाएगा, जिससे इसको चोट कम लगे, ठीक है। तो ये बॉल है, ठीक है, और ये हाथ पीछे को ले जाएगा। क्यों ले जाएगा, क्योंकि बाय पुलिंग हिज हैंड्स बैकवर्ड द फील्डर इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द बॉल रिड्यूसेस टू जीरो। मतलब जो तेज से आ रही बॉल है जिसकी हाई वेलोसिटी है, उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो पर आ जाए, रुक जाए बॉल। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग द टाइम रिड्यूसेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर आप टाइम इंक्रीज कर दो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में, तो क्या होगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजिंग द फोर्स ऑन द फील्डर्स हैंड्स। तो फोर्स की जो पावर होगी, जो पावर उस पर लगी, चोट लगी, वो कम लगी। 35 पर आता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 12 kg है, वो एक सर्टेन हाइट पर है ग्राउंड से। इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ग्रेविटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास है आपका 12 kg, पोटेंशियल एनर्जी आपकी 480 जूल होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आपको क्या निकालना है, इसका हाइट निकालनी है एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो EP इज इक्वल टू mgh आपका फॉर्मूला लगा, जिसमें आपने वैल्यूज़ पुट करी। आपको पता है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी जो कि EP है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 480, मास कितना है 12, ग्रेविटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h निकालना है। पुट कर देंगे सारी वैल्यू, 120 बना 12 की 10 से मल्टीप्लाई होकर 120 इसके नीचे गया, 12 480 डिवाइड बाई 120 4 आ गया। 4 मीटर की हाइट पर वो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। क्लियर, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 मीटर। 36 क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 था आपके सामने। 36 में सबसे सिंपल क्वेश्चंस में से एक होता है डिफरेंशिएट करना ट्रेवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। देखो आपको एक फिगर दिखाई गई है जिसमें वेलोसिटी, ये बी का पार्ट हो सकता है। पहले देखते हैं कि डिफरेंशिएट करना है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। एक पॉइंट आपको देना है। आप क्या पॉइंट देंगे, आप पॉइंट लिखेंगे कि डिस्टेंस वो होता है जब हम टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ से अगर कोई चला, ये सड़क है, फिर यहाँ पर एक सड़क, फिर ये सड़क, फिर ये सड़क, फिर ये सड़क, तो ये टोटल पाथ जितना चला है क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। और अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर। बी पर आते हैं। बी पार्ट क्या कहता है 36 का, कि एक रेसिंग कार है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है 4 मीटर पर सेकंड के साथ। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। तो 10 सेकंड में वो कितना कर लेगी। अगर देखो 1 सेकंड में 4 मीटर कर रही है, तो 10 सेकंड बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई की, कितना बन गया 10 सेकंड में। तो 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 कितना बन गया 40 मीटर। तो आंसर तो 40 मीटर आ गया आपका। लेकिन करेंगे कैसे, करेंगे कुछ इस प्रकार। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन क्या हुआ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना हुआ 10 सेकंड। अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें सारी वैल्यू पुट करी, आपका ऑप्शन बी। तो देखो जैसे मैंने बताया उसमें थोड़ा कमी थी, मुझे लगा क्वेश्चन दूसरी तरह का है। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि वैल्यू आपको दे दी गई है 36 में, एक्सेलरेशन आपको दे दिया गया। एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, तो ये स्क्वायर होगा। और तो ये फॉर्मूले में पुट कर दोगे, आप क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा, आपसे पूछा क्या गया था कि
डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कितना हो गया 200 मीटर। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट 36 का और पार्ट जिसमें आपको फिगर दे दी गई है, एक तरफ ग्राफ दे दिया गया, एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ टाइम है। ऑब्जर्व करना है अब ग्राफ को और आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है इस ग्राफ के बिहाफ पर कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 12 सेकंड्स। तो कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन को फर्स्ट 12 सेकंड्स में। तो पहली 12 सेकंड में अगर हम करें एक्सेलरेशन को एक्सेलरेट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा फर्स्ट 12 सेकंड में 0 to 12 क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। देखो फिगर में क्या दिया गया है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। टाइम इस तरफ को चल रहा है तो ये 12 सेकंड यहाँ पर हुई। स्लोप क्या है ए बी का, ये आपको स्लोप दिख रहा है साफ। अब ये जो स्लोप जा रहा है 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, वो आप देखो यहाँ पर 14 पॉइंट कुछ है। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 14 पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टी। तो 14 माइनस 0 डिवाइड बाई 12 1.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इसका बी पार्ट कहता है कि डिस्टेंस कवर करो। डिस्टेंस बताओ 16 सेकंड्स के बाद 28 सेकंड तक कितना रहा। तो डिस्टेंस इज द एरिया अंडर द ट्रायंगल सी डी ई। तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ जो कि सी डी ई में, देखो सी डी ई के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, क्योंकि 16 सेकंड के बाद 28 सेकंड तक का आपको देखना है। ठीक है। और ये आपका क्या बन गया, एक तरह से ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल को यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम अपना आंसर निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यू रखी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में, बेस हमारा क्या है वही हमारा आंसर होगा। हाइट 6 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डिस्टेंस कितना आ गया 36 मीटर। सी पूछा है रिटार्डेशन बी टू सी। तो पॉइंट बी से जो कि 12 14 पर है, सी 16 6 पर है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप इस तरह से 6 में से 14 माइनस कर देंगे, इसमें से इसको, और 16 में से 12 को, और डिवाइड करके -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका रिटार्डेशन आ गया। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के का रिटार्डेशन आपका आ गया। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं हम, जिसमें पहले ए ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 15 kg, वो किस रफ्तार से मूव कर रहा है, इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ऑब्जेक्ट की। अब देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है कि हाफ mv² होता है। गिवन क्या है, मास एंड वेलोसिटी। इसमें पुट करेंगे वैल्यू, आप देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी 120 जूल आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन पूछा है कि वॉट को डिफाइन करो, 1 वॉट को डिफाइन करो। तो 1 वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ एन एजेंट दैट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। मैथमेटिकली आप कहते हो कि 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू होता है 1 वॉट। क्लियर। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस, मतलब किसी डिवाइस के द्वारा पावर कंज्यूम की गई पावर को, दैट यूजेज एनर्जी एट रेट ऑफ, जो कि मतलब मैंने कोई पावर यूज़ की और उसमें कितनी एनर्जी लगी 1 जूल पर सेकंड के हिसाब से लगी, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको हम वॉट कहते हैं, 1 वॉट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। सी आपका कहता है कि राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसका 37th का सी जो है वो कहता है एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन क्या होगा। देखो व्हेन, जब एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स लगा तो ये यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया। द वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का मल्टीप्लीकेशन जो होगा, प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, वो आपका वर्क डन होगा। ठीक है, द एक्सप्रेशन इज वर्क डन इक्वल टू 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस। क्लियर। 38 पर आते हैं। ए पार्ट पूछता है कि एन ऑब्जेक्ट वेज 400 न्यूटन इन एयर एंड 200 न्यूटन इन वाटर, व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका 400 न्यूटन वजन एयर में लग रहा है, 400 न्यूटन पानी में लग रहा है, तो क्या वेट होगा उसका, कितना मतलब वेट का वो पानी वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा।
तो आंसर होगा जो वेट ऑफ वाटर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा 200 न्यूटन के हिसाब से। अब देखो ये आपका पानी है, किसी चीज़ का वेट हवा में 400 है, पानी के अंदर 200 है। तो पानी के अंदर 200 है, इसका मतलब 200 न्यूटन जहाँ को ही पानी की वज़न को ही वो हटा पाएगा। क्लियर। और यही कहा गया कि अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायंट फोर्स उस पर कितना लग रहा है उतना ही जो बायंट फोर्स होता है पानी में किसी ऑब्जेक्ट पर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है वो बायंट फोर्स होता है। एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो वो उतना ही इक्वल होता है जितना पानी को हटाने के बाद, मतलब इतने हिस्से का पानी अगर किसी ऑब्जेक्ट ने हटा दिया, यहाँ पर मैंने कोई बाउल रख दिया, कोई ब्रिक रख दी, अगर ईंट रख दी और इतनी जगह के पानी को इस ईंट ने हटा दिया तो इतनी जगह के पानी का जितना वजन था उतना ही फोर्स इस पर लगेगा। ये बायंट फोर्स होता है, इसी वजह से वो पानी में 200 न्यूटन के बराबर हो। बी पार्ट पूछता है हाउ इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम इट्स वेट। कैसे मास वेट से अलग होता है किसी ऑब्जेक्ट के। देखो मास आपको पता है कि यूनिवर्सल होता है, हर जगह एक जैसा। इट इज़ द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। तो कितनी क्वांटिटी किसी मैटर की उस ऑब्जेक्ट के अंदर है, इस बात को मास बताता है। और ये इनर्शिया को मेज़र करने के लिए होता है। इट रिमेन्स कंस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में आपका जो मास है वो हमेशा सेम होगा, लेकिन वेट वेरी करता है ग्रेविटी के ऊपर और भी फैक्टर्स के ऊपर। तो अगर कोई चीज़ चांद धरती पर 100 किलो की है तो चांद पर वो हल्की हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी कम है। इट इज़ द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट। तो वेट क्या है, जो फोर्स अर्थ के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही है, और ये इट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। सी ऑप्शन पूछा है आपसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। तो व्हेन जब कोई बॉडी पानी में कंप्लीटली कोई बॉडी पानी में इमर्स्ड हो गई या फिर पार्शली इमर्स्ड हो गई, मतलब इसमें आधी डूबी है आधी बाहर है, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसको हम बॉयंसी बोलते हैं। ये इक्वल होता है किसके, उस पानी के वज़न के, जितने जहाँ में पानी उस ऑब्जेक्ट ने हटा दिया। जैसे मैं इस पानी के गिलास में पानी है और इसमें एक प्लास्टिक की बॉल डाल देता हूँ, तो अब जहाँ पर मैं रेड कर रहा हूँ इस जहाँ के पानी को प्लास्टिक की बॉल ने हटा दिया। तो जितना पानी हटा इतने पानी का वज़न, जितना फोर्स इस बोतल पर, इस प्लास्टिक की बॉल पर लगेगा, इसी को हम बायंट फोर्स बोलते हैं। तो ये जो इक्वल फोर्स लग रहा है इसी को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है। और सी का और पार्ट क्या है कि स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, F इज इक्वल टू G(m)(m) डिवाइड बाई d²। तो ये प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया गया है कि एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये प्रॉपर इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। 39th का ए पार्ट देख लेते हैं। वाई आर साउंड वेव्स नोन एज मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं। तो साउंड वेव्स को मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे एयर, वाटर या स्टील ट्रेवल करने के लिए। दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती, बिना किसी मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। इसी वजह से हम इसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ठीक है। इसको कोई ना कोई साधन चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। बी ऑप्शन पूछता है कि डिफ्रेंशिएट करो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को। देखो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, पार्टिकल मोशन के हिसाब से और कंपोजिशन के हिसाब से करते हैं। तो पार्टिकल मोशन देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कैसे होता है, पार्टिकल मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन एनर्जी ट्रांसपोर्ट, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट। वहीं ट्रांसवर्स वेव कैसे मूव करते हैं, जिसके पार्टिकल होते हैं मूव अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट। कंपोजिशन की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड डिफ्रैक्शंस, और वहीं ट्रांसवर्स वेव में कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ्स। ऑप्शन सी पूछता है 39th का कि साउंड ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज 660 हर्ट्ज। देखो 330 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से साउंड ट्रेवल करती है। तो आपको वेवलेंथ बतानी है साउंड की जिसकी फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज हो। तो आपको स्पीड दे दी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी। आपने
लेमडा इक्वल टू यू, आपने सारी वैल्यू पुट करी और लेमडा निकाल लिया विच इज़ 0.5 मीटर। तो ये क्या आ गया आपका, वेवलेंथ आ गई। क्वेश्चन डी पर आते हैं, वाई आर द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल्स कर्व्ड। तो कॉन्सर्ट हॉल जो होते हैं जहाँ पर कॉन्सर्ट्स होते हैं या ऑडिटोरियम होते हैं, इसकी जो सीलिंग होती है वो कर्व क्यों होती है। मतलब कॉन्सर्ट हॉल आपने स्टेडियम में देखा होगा, इस तरह से आपके जो पूरी सीलिंग होती है वो कर्व होती है, ठीक है, बहुत बड़ी कर्व सीलिंग होती है, छत कर्व्ड होती है। तो सीलिंग आर कर्व्ड सो दैट साउंड जो होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेज ऑल कॉर्नर्स ऑफ द होल यूनिफॉर्मली, सही तरीके से आवाज़ पूरे होल में चली जाए, यूनिफॉर्म तरीके से जाए, ठीक है, आवाज़ एको ना करे और सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे एरिया में। 39th का और पार्ट देख लेते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि पहले फ्लैश एंड थंडर, जो बिजली कड़कती है, आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली बट थंडर इज़ हर्ड अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश इज़ सीन बाय। देखो जब आपने देखा होगा आसमान में बिजली कड़कती है तो जो फ्लैश है, बिजली की रोशनी चमकती है, वो पहले चमक जाती है, लेकिन जो उसकी गरजने की आवाज़ है वो बाद में आती है। ये क्यों होता है? तो ये होता है क्योंकि लाइट की स्पीड तेज़ होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ है स्पीड ऑफ साउंड के। स्पीड ऑफ साउंड तो 344 मीटर पर सेकेंड ही है सिर्फ, तो इस वजह से साउंड पीछे पीछे रह जाती है और लाइट की स्पीड तेज़ से आ जाती है। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपको यहाँ पर कड़कती हुई बिजली पहले दिखाई देगी और इसकी आवाज़ बाद में। सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन पूछता है, राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के 2 एप्लीकेशंस बताने आपको। तो एप्लीकेशंस में एक मेगाफोन्स आ जाएगा जिसमें हॉर्न्स वगैरह हो गए। ये कैसे डिज़ाइन होता है कि जो साउंड है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से, मतलब अगर यहाँ पर वो लगा है जिससे आवाज़ निकलेगी तो इस तरह से उसको बनाया जाता है कि इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होके साउंड बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है, ये साउंड वेव्स होगी बहुत ज़्यादा निकलती है। तो एक तो मेगाफोन हो गया और दूसरा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप किस में काम आता है, जो पेशेंट का हार्ट बीट होती है उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप बनाता है। और उसमें इसका यूज़ कैसे होता है कि हार्ट बीट होती है वो डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के द्वारा। तो उसकी जो ट्यूब होती है जिसके आगे ऐसे कान पर लगाते हैं इसको, तो इस पर टकराने वाली जो आवाज़ है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गूंजती है और फिर हमारे कानों तक पहुंचती है। रिफ्लेक्शंस इन द ट्यूब के अंदर वो रिफ्लेक्ट होती है और उसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है, ठीक है। ये 2 एप्लीकेशन हो गई। क्वेश्चन सी पूछता है आपसे, व्हेन वी स्पीक लाउडली इन एन एम्प्टी रूम, जब हम किसी खाली कमरे में तेज़ से बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, द साउंड परसिस्ट इन द रूम, व्हाट इज़ दिस फिनोमिना नोन एज, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड। तो ये कौन सा फिनोमिना है जो हम देखते हैं और इसको कम कैसे कर सकते हैं। देखो इस फिनोमिना को बोलते हैं रिवर्बरेशन, मतलब आवाज़ का गूंजना। और इसको कम करने का तरीका क्या है, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कवरिंग द वॉल्स। वॉल को आप कवर कर सकते हो, सीलिंग को आप साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल से कवर कर सकते हो, जैसे कि फाइबर बोर्ड्स और रफ प्लास्टर और हैवी कर्टेन्स। तो ये इस तरह की चीज़ें जो दीवारों पर लग जाएंगी, हैवी कर्टेन हो गए, सीलिंग प्लास्टर हो गए, ठीक है, वो क्या करते हैं, साउंड को कुछ एब्जॉर्ब करते हैं और कम रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रिवर्बरेशन कम हो जाता है। क्वेश्चन डी पूछता है आपसे, एन इको इज हर्ड इन 3 सेकेंड्स, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। देखो टोटल टाइम कितना दिया, 3 सेकेंड, स्पीड कितनी दी, 342 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया है। तो अब आप देखो हमारा 39th का फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस के लिए, d इक्वल टू वी इंटू टी डिवाइड बाई 2। वी कितना दिया, 342 इंटू टाइम 3 सेकेंड्स डिवाइड बाई 2, क्या आ गया आपका 513 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया, 513 मीटर। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करोगे आप अपने पेपर में। आपकी क्लास के रियल क्वेश्चन पेपर्स अब आना स्टार्ट हो गए हैं, बाकी कॉलेज में, बाकी स्कूल्स में और बाकी रीजन्स में पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से क्वेश्चन पेपर्स कवर करूँगा। देखो अगर मैं एक एक आंसर लिखता तो बहुत टाइम ज़्यादा लगता। अभी हमें सिर्फ 1 घंटा और
29 मिनट हुई है, मतलब 1.5 घंटे में मैंने पूरा पेपर आपका सोल्व करा दिया, जो कि मुझे 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम से जुड़ जाओ। क्लास 9 स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय बाय।